मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हमने वारिस शाह को याद किया, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत को भी हम नहीं भूलें। सर्दियों के मौसम में बहुत सारी हमारी जॉइंट पेन्स, जिनमें ख़ास तौर पे घुटने का दर्द जो है उसका तस्करा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तकरीबन हर घर में अब कोई ना कोई हमें ऐसा मिल जाता है, वो बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। 40 साल की उम्र के बाद हमारा घुटना जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर देता है। ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है, ये जानने के लिए हमने यहाँ पे दावत दे रखी है। हमारे बड़े मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर बिलाल रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या होता है जो 40 साल की उम्र के बाद घुटना जो है आपका, वो पता चलना शुरू हो जाता है कि घुटना भी है जिस्म में, ये भी मौजूद है? 40 साल से पहले भी पता लगना शुरू हो जाता है बाज़ का। अच्छा, हाँ। क्या वजूहात होती हैं? इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक तो जो उम्र के बढ़ने के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादातर आर्थराइटिस रिलेटेड होती हैं, जो कि नॉर्मली हड्डियों का भुरभुरापन, आपका वेयर एंड टेयर बॉडी के जिस्म के साथ, और एज के साथ साथ जो आपके बॉडी में वेयर एंड टेयर आती है। और यहाँ पे सॉरी मैं चुके ना, एक जो इसके लिए कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन के। जी बिल्कुल, ये बल्कि विटामिन डी, विटामिन के और मैग्नीशियम भी कहते हैं कई लोग, है ना, कि ये कॉम्बोज हैं जो कि आपको बोन हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए जो आपको किस एज से शामिल कर लेने चाहिए अपनी डाइट में? आफ्टर 40s आपको मल्टीविटामिन लेने चाहिए। सुबह में एक नाश्ते के साथ आप नॉर्मली इसको यूज़ करें। लेकिन कोई भी एक मल्टीविटामिन में ज़रूरी तो नहीं कि पूरा कॉम्बो मौजूद हो जो कि हमारी बोन डेंसिटी या हेल्थ के लिए चाहिए है हमें, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और के हमें एक ही जगह पे मिले, तो फिर हमें अच्छा ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम और ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसको कोशिश करनी चाहिए कि टेस्ट करवा के आप लेना शुरू करें, अगर स्पेसिफिकली सिर्फ यही ले रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओवरडोज भी अच्छी नहीं होती इसकी बॉडी में। अगर आपके कैल्शियम नॉर्मल है और अगर आप उसको उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे को उससे फिर हड्डियाँ मजबूत होने के बजाय आपके टेंडन्स भी हड्डियाँ बनते जाएंगे। ठीक है, उससे वो फिर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है। वो जो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है टेंडन्स की, वो कम होना शुरू हो जाती है। इसमें ये तो रेमेडी की तरफ हम फ़ौरन आ गए। पहले मैं कॉजेज़ बताऊंगा कि ये घुटने में किस किस वजह से दर्द हो सकता है। ये सारे दर्द इस एज रिलेटेड नहीं होते, सारे दर्द आर्थराइटिस रिलेटेड नहीं होते। इसमें बहुत कॉमन जो अभी हम क्लिनिक में देख रहे हैं और जो यंगस्टर्स में ख़ास तौर पे और ख़ुसूसन जो टीचर्स हजरात हैं या ख़वातीन हैं, उसमें जो मुझे क्लिनिक में देखने का इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगा कि उनका क्लासरूम्स ऊपर हैं, उनका जो टीचर्स रूम है वो नीचे है। वो हर पीरियड के बाद ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, या उनका आना जाना सीढ़ियों का 10 से 15 दफ़ा वो होता है। अच्छा, ये एक वजह से ना उनके घुटनों में शिकायत हो जाती है, काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। वो बेकर्स सिस्ट डेवलप कर रही होती हैं। उनकी एज इतनी नहीं होती कि वो आर्थराइटिस की तरफ जाएं या वो कार्टिलेज उनका घिस गया हो या बोन ऑन बोन की तरफ वो आएँ। वो एक एक्स्ट्रा बेकर सिस्ट ऐसे ही समझ लें जिस तरह एक फ्लूइड का पॉकेट उनके मीडियल साइड के ऊपर नीचे की तरफ उनको वो उभार और वो फील भी होगा, यानी कि घुटने के अंदरूनी तरफ, ये राइट नहीं है ये लेफ्ट है, इनको यहाँ पे एक लंप सा फील होगा। ठीक है, वो लंप उनको दबाने में भी दर्द भी कर सकता है, उसको घुटने को जब मोड़ेंगे उसमें वो दर्द कर सकता है। और ये बहुत कॉमन है। ये 35 ईयर्स से लेके 55 साल की जो ख़वातीन में ज़्यादा वो है, लेकिन मर्दों में भी होता है ऐसा। और इसकी वजह सिर्फ ओवर यूज़ है घुटने का? इसकी वजह ओवर यूज़ है, ज़्यादा स्टेयर्स ऊपर नीचे जाना, जो स्क्वाट पोजीशन है उसमें यानी बैठ के उठने वाली बार बार, वो भी ज़्यादा रिपीटेड आपकी, इसको कहते ही बेकर्स सिस्ट है।
उन्होंने नाम रखा है, जो बेकरी में काम करते थे ना लोग, उनको नीचे बैठ के आटा गूंदे हैं, फिर ऊपर उठ रहे हैं, फिर वो ट्रे अंदर अवन में लगा रहे हैं, ये ज्यादा बेकर्स को होता था। ठीक है। तो इसका इन्होंने नाम बेकर सिस्टम। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद एनी डेफिशिएंसी, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी, इसका यानी जरूरी नहीं। अच्छा, हाँ, ओवर यूज की वजह से ये एक पैकेट सा फ्लूइड का अब वो क्या करें बेचारे वो लोग कि वो लोग उनको कहें कि जी टीचर्स रूम जो है वो भी क्लासरूम के साथ ही दें, तो स्कूल तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो नहीं है, लेकिन जब ये सिम्टम स्टार्ट हों, अच्छा इसका एक्सरे में भी नहीं पता लगता। आप एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे नॉर्मल आएगा, इसका एमआरआई में पता लगता है, या पैल्पेट करने पे डॉक्टर को अगर दिखाएंगे, पैल्पेट करना मतलब इसको छू के देखेंगे, छू के देखने में वो फील हो जाता है कि ये बेकर सिस्ट है। ठीक। लेकिन आजकल एमआरआई बड़ी कॉमन है, आपको एमआरआई में पता लग जाएगा कि जी ये बेकर सिस्ट है। तो अपने घुटने की दर्द को कोई एक वजह से या और उसका इलाज शुरू ना करा दें अनलेस कि आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करवा लें। ठीक है। फिर ये एक बेकर सिस्ट बड़ा कॉमन सा रीज़न है। आर्थराइटिस हमने कहा कि एजिंग प्रोसेस के साथ। फिर दूसरी एक और चीज़ जो इन्फेक्शन रिलेटेड, जो नी के आर्थराइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो या कोई और इन्फेक्शन है या खुदा ना खास्ता कोई कैंसर है। अच्छा। इसकी रेशो कम है लेकिन हो सकता है। ठीक है। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन भी हो जाता है जिसकी वजह से दर्द हो रही होती है कि अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से दर्द हुआ। और फोर्थ रीज़न जो कि 5 साल के बच्चे से लेके एक एडल्ट तक या मरसीदा स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ हैं या नॉन स्पोर्ट्स या ओवर यूज इंजरीज आप उनको कह लें, उसमें ये लिगामेंट्स हैं। ये आप देख रहे हैं, ये नी का जॉइंट है, ये फ्रंट से और ये इसका बैक है। ठीक है। ठीक है। ये लेफ्ट नी है, इसका ये साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है, ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है। फिर ये लिगामेंट की इंजरी जिस तरह फुटबॉलर्स में होती है, एमसीएल कहते हैं, इंजरी हो गई, वो टांग ऐसे मुड़ती है और वो ये आपका यहाँ से रप्चर हो जाता है। जहाँ पे रप्चर हुआ है या टियर हुआ है, पार्शियल है या कंप्लीट है, वो आपको सर्जरी से ही नॉर्मली रिकवरी होती है। ये इसके ऊपर एक और हड्डी होती है, घुटना, इट्स पार्ट ऑफ द नी जॉइंट, जिसको आम अल्फाज में चपनी भी कहते हैं कि चपनी की हड्डी है, और पटेला कहते हैं नॉर्मली इसमें। तो इसका आर्थराइटिस भी समटाइम्स के नी इंटैक्ट होता है, इसमें आर्थराइटिस नहीं है, आपके पटेला का आर्थराइटिस हो गया जिसको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला कहते हैं। ठीक है। इसमें जब आप बेंड करते हैं नी को ना, उसमें पेशेंट कहता है कि जी मेरे से बेंड नहीं होता, क्योंकि ये दो सर्विसेज आपस में रगड़ खा रही होती हैं। ठीक है। इसके आर्थराइटिस की वजह से इसकी बीकिंग हो जाती है, जिस चिड़िया की चोंच होती है ना, ये क्वार्ट्स का आपका टेंडन जो आ रहा है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग टेंडन है। जब ये इसको पुल करता है, इसकी बेकिंग करता है और फिर बेंडिंग में इसको मसला करता है। ठीक है। तो ये फिर सॉफ्ट टिश्यू में आपका मेनिस्कस है, ये जो ब्लू से कलर का आपको नजर आ रहा होगा, मेनिस्कस इज लाइक अ शॉक। इसके अंदर भी यानी कि अगर रप्चर हो जाए या ये टूट जाए थोड़ा सा पार्शियल या कंप्लीट, इसमें एक हेयर लाइन की तरह का रप्चर हो जाता है। ये भी नॉन या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहलाती है। ठीक है। जिसको वो रिपेयर कर देते हैं। ठीक है। तो वो ये मेनिस्कल का भी टियर हो जाता है। ठीक है। और फिर ये लेकिन आपका आम आदमी को तो नहीं पता चलेगा कि उसे अब क्या हुआ है, पेन तो वो का, क्या करे? हाँ, उसमें ये है कि कोशिश करें कि 10 दिन से ज़्यादा दर्द की दवाई अगर खाने से इसको आराम नहीं आ रहा, ठीक है, कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन या वो ठीक नहीं हो रही, इसको प्लीज़ असेस करवा लें, फिर देखें कि आपने दवाई खानी है। अच्छा, असेस कराने के लिए किसके पास जाएं? ऑर्थोपेडिक के पास जाएं। हर ऑर्थोपेडिक जो है ना वो फौरन कह देता है घुटना तब्दील करा लें, ज़रा सी भी 50 या 60 से ऊपर की उम्र हो तो। उसमें ये है कि आप डिफरेंट ओपिनियंस ले सकते हैं। ठीक है। आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करें, डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, ऑर्थो के पास जाएंगे, वो अपने हिसाब से जब एक्सरेज देखेंगे वो कहेंगे कि जी अगर इसमें गैप कम हो गया है, बोन ऑन बोन है, और एज आपकी अराउंड 55, 60, 65 के करीब है, और 2-3 डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आपको ये लग रहा है कि सब यही बात कर रहे हैं,
तो सर्जरी करवाने से भी नहीं डरें अगर इनएविटेबल है तो। ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि अभी आपका गैप बिल्कुल सही है, योर नीज बड़ी अच्छी कंडीशन में है और आप सर्जरी करवा लें उसकी। राइट टाइम पे आपको देखना है कि दवाई से आराम आएगा, बाज़ का सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही आराम आ जाता है। आपका जैसा बेकर सिस्ट वगैरह है और अभी मिनिमल टू मॉडरेट कंडीशन में है, इसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं, थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड होता है और ट्रीटमेंट होता है इसका, फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइजेज हैं, उससे ये रिवर्स भी हो जाता है। ठीक। लेकिन अगर आप स्टेज 3-4 पे ले जाएंगे और बिल्कुल वो जो है ना वो ज़्यादा उसका जो फ्लूइड का जो पैकेट है वो बिल्कुल ब्रस्ट होने के करीब होगा, तो उस वक्त फिर जो है ना तो वो सर्जन ही करनी पड़ेगी। आप उसको एंड स्टेज पे ना लेके जाएं। ठीक है। और दवाइयों का ज़्यादा अरसा इस्तेमाल ना सिर्फ कि इसको ठीक नहीं करता, आपको और भी प्रॉब्लम्स, मैदे के मसाइल, आपको वो मैदे में जलन रहना और वो इस तरह की चीज़ें, वो भी दवाइयों की वजह से वो हो सकती हैं। अच्छा, अब रेमेडीज़ में एक तो सर्जरी हो गई, एक हो गया कि आप प्रॉपरली डायग्नोस कराएं जी। और क्या कर सकते हैं इन जनरल जिन लोगों में टेंडेंसी है जेनेटिकली कि उन्हें पता है कि उनके बुजुर्ग जो हैं उनकी भी हड्डियों में ये प्रॉब्लम था और अब हमें भी हो सकता है, तो वो क्या करें? अच्छा, नी हमारा बड़ा अच्छा फ्रेंडली जॉइंट है। हम जब तक इसको खुद ना चाहें कि ये ख़राब हो जाए, ये ख़राब नहीं होता। बड़ा अच्छा हमारा साथ देने वाला जॉइंट है। हाँ। और इतना कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट नहीं है जैसे शोल्डर है या अदर जॉइंट्स हैं। इसको अगर आपने हेल्दी रखना है, अपने क्वाड्स को, क्वाड्रिसेप मसल आपके घुटने के ये थाई पे, ये सामने वाली साइड पे है और हैमस्ट्रिंग है बैक ऑफ द थाई पे, इनको स्ट्रॉन्ग रखें। इसकी सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप विद वेट्स या विदाउट वेट्स, या आपको एंकल वेट्स जो मिल जाते हैं वो लगा के, वो या उसके बगैर भी आपने सीधा इसको किक करना और यहाँ पे होल्ड करना 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है। ठीक है, ये होल्ड करके इस तरह ऑल्टरनेट आपने 30 दफ़ा, इन्हें 10-10 के 3 सेट करके दिन में 2 से 3 दफ़ा ये करें। ये क्वाड्स की हो गई। फिर ये पैडलर हैं, छोटे पैडलर मिल जाते हैं जिसको आप बैठ के भी कर सकते हैं, या रिकम्बेंट बाइक्स हैं। बहुत ज़्यादा छोटी सीट वाली बाइक्स या पैडलर्स ना यूज़ करें क्योंकि उससे फिर बैक का इशू हो जाता है। वाइड बेस हो और पीछे उसमें बैक सपोर्टेड हो, दोज आर फाइन। फिर आपकी नॉर्मल वॉक है, जिनको टेंडेंसी है और उनके आर्थराइटिस इन द पेरेंट्स और वो फैमिली है, वो कोशिश करें कि ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें जंपिंग या थ्रस्ट रिलेटेड होना वो ना करें। जॉग ना करें, स्प्रिंट्स ना करें, ये जो रस्सी वगैरह वाली एक्सरसाइज, स्किपिंग नहीं करें। उसमें कोशिश करें कि इनको जितना कम थ्रस्ट मिले और उसके साथ साथ इनकी एक्सरसाइज भी हो, इनकी स्ट्रेंथनिंग भी हो। अच्छा, ये तो एक्सरसाइज है, प्लस हमें इनका स्ट्रेचेस भी करने हैं, यानी कि घुटने को पूरा मोड़ के आपने पीछे कूल्हे के साथ टच करना है। लेट्स से कि ये जब हम बैठ जाते हैं वो तशद में, तो वो क्या एक्सरसाइज हमारी वो जो हो जाती है उसमें? हाँ, वो स्ट्रेच है बेसिकली। वो स्ट्रेच है बेसिकली कि आपका पूरा जॉइंट जो है मोड़ के आप उसको वो कर रहे होते हैं पूरी। बिल्कुल ऐसे ही, वो तशद में भी बैठे होते हैं, अगर उसी पोजीशन में अगर आप पीछे लेट जाएं, अच्छा, तो और ज़्यादा आपको वो फील होगा कि ये स्ट्रेच फील हो रहा है। ठीक है। यही जो एक्सरसाइज मैं आपको बैठ के बता रहा हूँ, ये आप बेड साइड पे बैठ के या घुटने इस तरह नीचे लटका के आप दोनों टांगों को इकट्ठा भी उठा सकते हैं। ठीक है। ऐसे उठा के उसको होल्ड करें। ठीक है। तो ये बेड साइड पे भी हो सकती हैं, चेयर पे भी हो सकती हैं। आपका क्वाड स्ट्रॉन्ग होंगे, हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग होंगे, ये प्रॉब्लम्स आपके लिए डिलेड हो जाएंगी। ठीक है। जो हड्डियों ज़्यादा अरसा आपको इस दर्द से निजात आप रहेगी। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना, असल में होता क्या है, एक्सरसाइज क्यों हेल्प करती है? आपने जब यहाँ पे मसल्स को एक्टिव किया, यहाँ पे उनके साथ उनके वर्क किया उनका, तो ब्रेन से उस मसल के लिए ब्लड सप्लाई आ जाती है। तो फ्रेश ब्लड आता है, एंड ब्लड ही के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उसी के अंदर ऑक्सीजन, उनको फ्रेश जब ब्लड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो अपनी हेल्थ वाइज बेहतर रहते हैं। ठीक है। और इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी ब्लड सप्लाई निज़ाम की तरफ चली जाती है,
इसलिए अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं कि खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उससे एक्सरसाइज करने में मसला एज सच ये होता है कि हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे बैक वक्त दो डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई देना है, सप्लाई देनी है, तो उसको मसल्स को भी सप्लाई करना है, उसको जीआईटी को भी सप्लाई करना है, उसका वर्कलोड। इसलिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जिनको दिल का या ब्लड प्रेशर का मसला है, वो कोशिश करें कि ये एक्सरसाइज खाली। लेकिन रात के खाने के बाद हमें चहलकदमी का तो हुक्म है कि आप हल्की फुल्की चहलकदमी ज़रूर करें रात को, और उस खाना खाने के बाद फ़ौरन ना लेट जाएं। अगर आपको हार्ट का या ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो फिर तो ठीक है। अच्छा, और अगर है तो फिर ना करें? है तो फिर अवॉइड करें। अच्छा, हाँ, राइट। क्योंकि जो मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं, आप बीटा ब्लॉकर्स या जो भी जो हार्ट की दवाएं दी जाती हैं, उसमें फिर जब आप चलें फिरेंगे और खाना भी खाया होगा तो हार्ट विल ट्राई कि वो ज़्यादा उसको धड़कने की कोशिश करेगा, लेकिन वो दवाएं उसको रोक के रख रही हैं, वो उसको इसलिए उनमें रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉर्मल पर्सन तो उसमें इतना कोई ठीक है। इशू तो नहीं। कुछ टाइम के बाद आप जो है वो चहलकदमी कर लें। थैंक यू वेरी मच। हमेशा आपसे मिलके ना कोई एक छोटी सी बात नहीं, अब जैसे ये बड़ी बात है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का आजकल तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी थर्ड फोर्थ पर्सन इज़ हैविंग हाई ब्लड प्रेशर या खुदा न खास्ता दिल का मसला, तो वो फिर ना करें। जो खाने के बाद फ़ौरन बाद चहलकदमी ना करें, थोड़ा टाइम के बाद, कोई 25, 30, 40 मिनट के बाद जो है आप हल्की फुल्की चहलकदमी अगर करना चाहें तो कर लें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम एड़ी के दर्द के ऊपर फोकस करें। ये भी एक दर्द है जो कि जिसकी वजह नहीं समझ आ रही होती, और बहुत सारे लोग यूरिक एसिड कह रहे होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल फिर। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।